चलो देखो मैं सॉल्यूशंस में नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें 4 सब टॉपिक्स है, वो हो गए तो चैप्टर खत्म। ठीक है, एक हेनरीज लॉ है जो एक्स्ट्रा का है, बाकी सब मतलब खत्म। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 रहती है। नंबर 1 इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो फैन ऑफ कर दो लास्ट वाला। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP, and last one is osmotic pressure OP। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन बनाने से देखो भाई, ये किस में होने वाली है सारी प्रॉपर्टीज सोल्यूशंस में। ठीक है, तो सोल्यूशन बनाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ता है या कम होता है? अरे नाम में ही है, नाम रीड करो समझ में आ जाएगा। कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम रहता है, किसकी कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के। ओरिजिनल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं ना बे, तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज चेंज होती है सोल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अब ये सब क्या है वो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव, ये वर्ड कॉलिगेटस इससे आता है एंड इसका मीनिंग होता है ग्लू लाइक। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स ऑन number of solute particles are called as colligative properties। ठीक है, अब ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज हो जाती है। रीजन देखो बे, अगर मेरे पास 1 मोलार HCl है एंड 1 मोलार NaOH है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही रहेंगे। इतना समझ में आ रहा है? तो इन सब का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेम रहेगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट भी एंड दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी। बट इसके पहले तक हम लोगों ने इन दोनों की कोई प्रॉपर्टी सेम देखी है क्या? HCl क्या है? एसिड या बेस? NaOH, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, ये बेसिक भी दिखाता है। तो इनकी कोई भी प्रॉपर्टी वैसे जनरली मैच होती है क्या? बट एक प्रॉपर्टी हमेशा मैच होगी, कौन सी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनलेस एंड अनटिल व्हाट देयर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज सेम। समझ में आ रहा है? तो अगर सेम होगा तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, डिफरेंट रहेंगे तो प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली 1 मोलार NaCl, ये तो न्यूट्रल है, बट इन तीनों की प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव वाली सेम रहेंगी। समझ में आ रहा है? तो दिस प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, चलो तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सबसे बड़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद वाले बहुत ईजी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो भाई, इस चैप्टर में सॉल्वेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे? A या फिर 1, एंड सल्यूट के लिए? ओके,
बी या फिर 2, ठीक है। ज़रा ध्यान देंगे, पहले हम लोग सीखने वाले हैं वेपर प्रेशर। इसके डेफिनेशन के लिए चाहिए तो 2 लाइन छोड़ के रखना, डेफिनेशन बाद में, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पहले से पढ़ा हुआ था, ठीक है। वापस एक बार फिर रिवीजन देख रहे हैं, ध्यान दो। एक सोल्यूशन है, ठीक है, एंड सोल्यूशन के ऊपर इधर क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है? नहीं मतलब इधर इस एरिया में कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। तो वैक्यूम अगर होगा तो इनिशियल वेपर प्रेशर कितना है या फिर इनिशियल प्रेशर कितना है? 0। ऊपर जब कुछ भी नहीं होता तो लिक्विड में एक टेंडेंसी रहती है, क्या? हाँ, ये सरफेस से इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस, वो करेक्ट है। दूसरा, हाँ, रूम टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर बट बॉइलिंग कैन ओनली अकर एट, ये पता है ना? ओके, अब ध्यान दो भाई, इनिशियली इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर वॉइड है, तो उसे फिल करने के लिए गैस मतलब वेपर मॉलिक्यूल इजीली बन पाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब जैसे जैसे इवेपोरेशन होते जाएगा ऊपर का स्पेस क्या होगा? कम होते जाएगा, मतलब ऑक्यूपाई होते जा रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? तो विद टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? एंड जैसे ही एक बार ऊपर मॉलिक्यूल्स बन गए, वेपर के मॉलिक्यूल्स बन गए, तो वेपर में क्या टेंडेंसी रहती है? कंडेंस होने की। तो वापस ये वेपर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर नीचे आना स्टार्ट होंगे। अब इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना था? 0, क्योंकि वेपर्स ही नहीं थे। अगर वैक्यूम में थोड़ी ना कंडेंसेशन हो सकता है। तो इनिशियली किसका रेट ज्यादा था? इवेपोरेशन का। एंड किसका रेट 0 था? फिर बाद में धीरे धीरे इवेपोरेशन का रेट बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा। रीजन क्या है कम होने का? स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। एंड धीरे धीरे किसका रेट बढ़ते जाएगा? कंडेंसेशन का। फिर बाद में एक पॉइंट आएगा जब, हाँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इससे ज्यादा मॉलिक्यूल आ पा रहे हैं क्या? नहीं। तो अब अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर जाना होगा तो एक मॉलिक्यूल को नीचे भी आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब ध्यान दो भाई, इनिशियल प्रेशर कितना था? 0। फिर बाद में प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। वेपर से जनरेट हो रहा है ना, गैस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वेपर जनरेट करेंगे तो प्रेशर जनरेट करेंगे, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे तुम लोगों को ग्राफ पूछा प्रेशर वर्सेस टाइम का, प्रेशर वर्सेस टाइम, तो इनिशियली प्रेशर वाज, फिर बाद में, ठीक है, फिर बाद में, ओके, ऐसे कांस्टेंट होगा क्या? हाँ, नहीं। समझ में आ रही है? ये ऐसे ग्रेजुअल प्रोसेस होगी ना, तो पहले एकदम शार्प इंक्रीज, फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज कम होगा, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ने का रेट कम होगा, ठीक है। एंड आफ्टर अ वाइल कांस्टेंट। ये समझे? इसमें से कौन सा वेपर प्रेशर है? ये इनिशियल वाला वेपर प्रेशर ले सकते हैं, बीच वाला कौन सा वाला? कांस्टेंट वाला। समझ में आ रहा है? तो वेपर प्रेशर इज ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। जब वो कांस्टेंट होता है मतलब इक्विलिब्रियम रीच होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ना, वेपर फेज ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन खुद से लिख दोगे? मैं बता देता हूँ। वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज ऑफ अ लिक्विड
वेपर फेज ऑफ अ लिक्विड at equilibrium is called as vapor pressure. दूसरा ग्राफ, ये भी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में, ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में पहले से पढ़ा था, ठीक है। दूसरा ग्राफ इज रेट वर्सेस टाइम। बताओ इनिशियली किसका रेट हाई था? इवेपोरेशन का। एंड किसका रेट लो था? कंडेंसेशन का रेट कितना था भाई? तब इनिशियली 0 था। एंड विद टाइम इवेपोरेशन का रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम होते जा रहा है। कंडेंसेशन का रेट, एंड एक पॉइंट पे दोनों क्या हो जाते हैं, ठीक है। एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, मतलब सेम इक्वल, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज टी इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे पूरा इक्विलिब्रियम है अपना, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ? मतलब इसको अगर मुझे रिएक्शन, क्योंकि डायग्राम तो एग्जाम में आती नहीं है, रिएक्शन आती है, तो इसको रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ओके, H2O, लेट अस से एग्जांपल H2O का लेते हैं। H2O ही नहीं, मतलब इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कुछ भी बेंजीन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो H2O लिक्विड कन्वर्टिंग टू, वेरी नाइस, H2O गैस बराबर, ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में क्या डिफाइन किया जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या डिफाइन करूँ, Kc या Kp? Kp गैस है तो Kp अच्छा लगेगा, तो Kp इज इक्वल टू, हाँ, प्रेशर ऑफ H2O गैस, ओके, अपॉन, हाँ, प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड तो रहता नहीं है, बिकॉज लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाता, तो प्रेशर ऑफ H2O गैस। एंड ओवर हियर व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2O गैस? वी आर कॉलिंग वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है? तो ओवर हियर प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2O गैस इज बीइंग कॉल्ड वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इन शॉर्ट वेपर प्रेशर इज नथिंग बट Kp विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दिख रहा है? तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन इसके साथ मिक्स होके आते हैं, ठीक है। वो तुम लोगों को प्रेशर ऑफ वाटर या फिर Kp कुछ नहीं देते, वो सिर्फ वेपर प्रेशर देते हैं। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, वो तुम लोगों को खुद से पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर एनओसी सॉल्व किया होगा तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हैं इक्विलिब्रियम वाले, ओके। अब बताओ, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा? क्या लगता है? प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन, रुको, अगर मैं वॉल्यूम कम करूंगा, इसके ऊपर पिस्टन लगाया और उसका वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? ओके, क्यों सेम रहेगा? हाँ हाँ, तो ध्यान दो बे, वेपर प्रेशर इज नथिंग बट Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन वन पैरामीटर विच इज टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? बाकी किसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। वापस एक बार ये क्वेश्चन जरा अच्छे से समझा रहा हूँ, ये अभी आजकल ये क्वेश्चन आता नहीं है बिकॉज गैसियस स्टेट निकल गया सिलेबस से, एडवांस में आ सकता है, तो वो एडवांस में बाद में देखेंगे क्वेश्चन, बट अभी के लिए कॉन्सेप्चुअली समझो। देखो बे, मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, इसका प्रेशर है लेट अस से 760 mmHg, ठीक है। एंड मेरे पास वाटर है, एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स वेपर प्रेशर इज लेट अस से 320 mmHg, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाफ कर दूं, देख रहे हैं हाफ हो गया, तो वॉल्यूम हाफ करने से इसको प्रेस किया एंड वॉल्यूम हाफ कर दिया, वॉल्यूम हाफ करने से प्रेशर कितना होगा? डबल होता है, ये स्कूल में सबने पढ़ा हुआ है ना, मतलब गैस को अगर मैं प्रेस करूंगा कंप्रेस हो जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम हाफ करने से प्रेशर क्या होगा? अब यहाँ पे मैंने इस पिस्टन को नीचे लेके गया एंड वॉल्यूम हाफ कर दिया, लिक्विड का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता, ऊपर का जो स्पेस है उसका ही वॉल्यूम हाफ कर सकता हूं, इसका वॉल्यूम हाफ करने से वेपर प्रेशर कितना होगा? सेम ही रहता है ना? क्यों सेम रहता है? हाँ, वेरी नाइस, करेक्ट बोला।
ये देखो बे, यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो गैस पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे ना, बट जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो वेपर के पार्टिकल्स वापस लिक्विड में घुस जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो वेपर प्रेशर के केस में अगर हम लोग वॉल्यूम हाफ कर रहे हैं तो जो एरिया मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है उसमें एक्चुअली नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं। वो मतलब कंप्रेस हो रहे हैं क्या गैस पार्टिकल्स? नहीं, वो वापस लिक्विड में घुस जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब फिजिकल रीजन ये है कि वो वेपर के पार्टिकल्स लिक्विड में घुस जाते हैं। मैथमेटिकली तुम लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। समझे? ओके, लिख देना ये चाहिए तो अपने वर्ड्स में चाहिए होगा तो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक नोट लिखना, vapor pressure is independent of external pressure and volume, ठीक है। vapor pressure only depends on temperature, only depends on temperature. Reason, since vapor pressure is equal to equilibrium constant, ठीक है। प्रैक्टिकल रीजन वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोगों को चाहिए तो डायग्राम बना के लिख सकते हो, या फिर ये इतना भी मतलब सफिशिएंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वेपर प्रेशर इज अ डैश फिनोमिनन, सरफेस या बल्क? सरफेस फिनोमिनन ना। इवेपोरेशन मतलब वेपर प्रेशर जनरेट होना वो सरफेस से ही होता है, इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ध्यान देंगे, हेडिंग लिखो। अभी तक रिलेटिव लोअरिंग नहीं पढ़ाया, सबसे पहले वेपर प्रेशर समझ रहे हैं, अब इसके बाद लोअरिंग की लोअरिंग क्यों होता है, एंड फिर बाद में रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है वो, ठीक है। इन तीनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर LVP, ठीक है। ध्यान दो, सेम एग्जाम्पल, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई एक लिक्विड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सरफेस पे 10 पार्टिकल्स है, दिख रहा है? किसके हैं? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के लिए सिंबल ए। लेट अस से कि सॉल्वेंट के 10 पार्टिकल्स 20 mmHg मतलब 20 पार्टिकल्स का इवेपोरेशन दिखाते, चलेगा? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका जो इनिशियल वेपर प्रेशर है दैट इज वी आर कॉलिंग एज P0A, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाउ मच बोला मैंने? 20 mmHg, चलेगा? ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ? सल्यूट। अरे हाँ, इसमें सब हेडिंग डालनी है, सॉरी। व्हेन नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड। तो अब जो हम लोग सल्यूट ऐड करने वाले हैं वो कौन से नेचर का है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड? हाँ, जो इवेपोरेट नहीं होता। कुछ एग्जांपल तो पे जो ऐसे कंपाउंड जो इवेपोरेट नहीं होते, NaCl इवेपोरेट नहीं होता, ग्लूकोज इवेपोरेट नहीं होता, यूरिया, समझ में आ रहा है? कोई भी सॉलिड जनरली इवेपोरेट नहीं होते, ठीक है। ओके, तो अब या फिर जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, तो इसे छोड़ो, इतनी मेहनत नहीं लेते।
इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कोई एक सल्यूट, ठीक है, ध्यान दो। सल्यूट के अभी सरफेस पे लेट अस से 3 पार्टिकल आ गए, चलेगा? ओके। अब सल्यूट ऐड करने से ऊपर का सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। अगर ऊपर का सरफेस एरिया ही कम हो रहा है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा या कम होगा ना, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस से हो रहा है एंड अभी कुछ पार्ट जो है वो सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इवेपोरेशन अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब जरा वापस पहले वाले पे आते हैं। कितने पार्टिकल थे पहले? जब 10 पार्टिकल थे तो वेपर प्रेशर कितना था? अब कितने पार्टिकल थे यहाँ पे? 7 पार्टिकल रहेंगे तो वेपर प्रेशर कितना होगा? बराबर है ना बे? ये समझ में आ रहा है? ओके। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट पार्टिकल्स। हम लोग लोवरिंग पढ़ने वाले जो सल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। अब तो 14 ना बे, देखते हैं। एक, अरे इरेज करेंगे, 2 हो गए, सारा 3 हो गए, 5 एंड लेट अस से 6। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके। तो यहां पर ध्यान दो, अब जो नया वेपर प्रेशर है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज पीए, चलेगा? एंड पीए इज इक्वल टू हाउ मच? ओके, 14 mmHg। ठीक है, बताओ भाई मुझे यहाँ पे सल्यूट नहीं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितने थे ना? सिर्फ सॉल्वेंट है, 100% सॉल्वेंट है, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 7/10। 7/10 मतलब कितना हो गया? ये मोल फ्रैक्शन निकालने सबको आता है ना, मतलब टोटल 10 पार्टिकल्स है, उसमें 7 पार्टिकल सॉल्वेंट के है, तो 7/10। एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? 0.3। ओके, 20 को क्या करूंगा तो 14 आंसर आता है। हाँ, डेटा पूरा इधर है, 4 नंबर है भाई, 20 एंड ना, हाँ 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या आएगा पीए का? पीए इज इक्वल टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फॉलोड ना, मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 पार्टिकल सॉल्वेंट के कर दूं तो 10 के लिए 20, तो 5 के लिए कितना? 10। समझ में आ रहा है? ओके, तो वैसे ही मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 20 इंटू 0.5। ठीक है, ओके। ये तुम लोगों को मतलब ऐसे मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी बाद में करेंगे। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत? ये वेपर प्रेशर ऑफ, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन, दिख रहा है? बट अभी अपने को ये नहीं निकालना है, अपने को क्या निकालना है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर कितने से लोअर हुआ? 6 mmHg से कम हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? LVP। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है? हाँ लिखा है। तो LVP कैन बी रिटन एज डेल्टा P। तो डेल्टा P का फॉर्मूला क्या आएगा? P नॉट ए माइनस PA। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PA? ये वाला पार्ट मत लिखना, पहले हम लोग डेरिवेशन मतलब लॉ एंड ऑल लिखने वाले हैं। तुम लोग डायग्राम लिख के रखो, बट इधर वाला येलो वाला पार्ट मत लिखना। ठीक है, अब कहाँ पे था मैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P नॉट ए माइनस P नॉट ए शाय PA का फॉर्मूला लिख दिया। कॉमन क्या निकलेगा? तो P नॉट ए इंटू 1 माइनस शाय ए। 1 माइनस शाय ए इज नथिंग बट शाय बी। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा P डिपेंड्स ऑन व्हाट? शाय ए या शाय बी? शाय बी। एंड द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो PA मतलब ये वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैन बी कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड एक्चुअल वाली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेटिव लोअरिंग है, वो बाद में करेंगे। ठीक है,
तो तुम लोग पहले इतना वाला पार्ट लिख दो, फिर एक लॉ लिखेंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, येलो वाला पार्ट अभी लिखना नहीं है, पहले लॉ पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको डिराइव नहीं किया है अभी तक। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है वह, मतलब जितना उसका अमाउंट है उतना वो वेपर प्रेशर दिखाएगा, खत्म। अभी बीच में संडे को एग्जाम हुई थी ना केमिस्ट्री की, 100 मार्क्स की ना, मतलब पेपर कैसा था? मतलब ठीक ठाक ना? ओके, हाईएस्ट कौन है? कितने? 76। 76 कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है? मतलब 76 कम लग रहा है बस, मतलब ठीक है 76 ठीक है, अच्छा है, मतलब ऐसे कुछ नहीं, बट कौन सा पार्ट डिफिकल्ट था मतलब फिर? हाँ इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे मुझे एक्चुअली मतलब कुछ क्वेश्चंस एक दो बाहर के थे। हाँ ऑर्गेनिक वाला वो मेरे साथ वही दिक्कत हो रही है भाई, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं था वैसे, तुम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है और मतलब मैं पेपर निकाल रहा हूँ तो वो थोड़ा मिसमैच हो रहा है और कुछ नहीं। ओके, एडवांस का तो मैंने मतलब बहुत खतरनाक बना दिया था, उतना मुझे पता है। ऑर्गेनिक मेंस का फिर भी ठीक ठाक था। 76 के बाद कितना? 75 75 50 के ऊपर कौन कौन है भाई? काउंट गिरता जा रहा है। ओके ठीक है। कौन से टॉपिक्स थे? इलेक्ट्रो था, कोऑर्डिनेशन था, आइसोमेरिज्म एंड एचडीए। यार इलेक्ट्रो एंड कोऑर्डिनेशन तो मतलब फिर कर रहे हो, मतलब उसमें क्या? तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ। मतलब कोऑर्डिनेशन तो अच्छे से कर सकते थे भाई, कोऑर्डिनेशन के भी मैंने 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब 30 के ऊपर तो आ ही सकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इधर उधर से बटोर लेने का। हाँ गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? तुम लोगों का स्कोर ऐसे बढ़ क्यों नहीं रहा है क्या? मैथ्स में तुम लोगों को कितने आ रहे हैं? मतलब मैथ्स केमिस्ट्री से अच्छा स्कोर जा रहा है कि मैथ्स केमिस्ट्री से एटलीस्ट अच्छा जा रहा है ना? जा रहा है ना? हाँ तो ठीक है एटलीस्ट। हाँ ओके, तो समझ सकते हैं। ओके हो गया। अब हेडिंग लिखेंगे, रॉल्स लॉ। बता रहा हूँ। रॉल्स लॉ, ठीक है, लिखो भाई। इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ a component in a solution, vapor pressure of a component in a solution। of a component मतलब दो कंपोनेंट रहते हैं, solute and solvent, ठीक है, तो दोनों का वेपर प्रेशर of a component in a solution depends on किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर शाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो वैसे अगर सल्यूट का भी वेपर प्रेशर देखेंगे तो शाई बी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है। ओके, इसका दूसरा स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे लिखना, और नेक्स्ट लाइन पे सेकंड स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट मतलब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इवन एचएससी की बुक्स में भी दिए हैं आई गेस, तो दोनों एग्जाम में लिखोगे तो भी चलेगा, बोर्ड्स के एग्जाम में। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, हाँ, और बोर्ड्स में मेरी डेफिनेशन लिख के मत आना, मतलब स्टेटमेंट्स,
मैं तो यहाँ पे बना के देता हूँ कुछ तो उल्टा सुल्टा, वो उधर लाइन टू लाइन वैसे ही लिखना पड़ता है ना बोर्ड्स में वैसा। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज द सम ऑफ individual vapor pressures of components in that solution, individual vapor pressure of components in that solution। ठीक है, अब इसके ऊपर से जो हम लोगों ने अभी वो फॉर्मूला लिखा था ना वो डिराइव करने वाले हैं। 2 मिनट यहाँ पे सब जन देखेंगे। तो देखो भाई, किसी भी सोल्यूशन में 2 चीज़ें रहती है, एक रहता है पी ए मतलब ए एंड दूसरा बी। ठीक है, तो पहले पी ए के लिए डिराइव करता है। तो पी ए डिपेंड्स ऑन व्हाट, शाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये समझ में आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाई ए। प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू के शाई ए। अब मुझे ये के की वैल्यू निकालनी है, किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बाकी सब 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूटिंग शाई ए इज इक्वल टू 1, शाई ए अगर मैं 1 पुट कर दूं तो इक्वेशन क्या बच जा रही है, पी ए इज इक्वल टू के। ओके, तो पी ए इज इक्वल टू के। जब शाई ए 1 पुट किया था, शाई ए जब 1 था तो पी ए कितना था, दिख रहा है क्या, पी नॉट ए था, समझे। तो व्हेन शाई ए इज इक्वल टू 1, पी ए is equal to P naught A, समझे। From this we can derive that K is equal to P naught A, समझ पा रहे हो। Substituting this in above equation, तो P A is equal to P naught A psi, समझे। Similarly, अगर PB की बात करें तो PB will depend on शाई बी, एंड फिर वापस सेम टू सेम पी बी इज इक्वल टू के शाई बी, एंड फिर बाद में वापस सब कुछ सेम रहने वाला है। तो सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी शाई बी बराबर। क्वेश्चन है, ऊपर हम लोगों ने पी बी की बात क्यों नहीं की, फिर नॉन वोलेटाइल है, समझ में आ रहा है। अगर कंपाउंड नॉन वोलेटाइल है तो उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर ही 0 रहेगा, वेपर्स ही नहीं बनाता, तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर 0, तो नॉर्मल पीबी भी 0, तो इसकी बात अभी करने की ज़रूरत है क्या। बट सेकंड कैटेगरी में जब हम लोग मतलब जाएंगे वोलेटाइल सॉल्यूट, तो तब ये भी यूज़ करेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एंड यूजिंग स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 बताओ बे क्या है, बताओ। हाँ, टोटल वेपर प्रेशर इज सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स बराबर। तो क्या होगा, पी टी इज इक्वल टू, हाँ पी ए प्लस पी बी, ये समझ में आ रहा है ना, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बट यहाँ पे पी बी कितना है, अच्छा ओके वैसे करना है, ठीक है चलो चलता है। तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट बी शाई बी। बट अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें पी नॉट बी कितना है, 0। ठीक है, तो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पी नॉट बी is equal to 0, therefore P total is equal to, yes, therefore P total is equal to P naught A psi A, और P total is equal to P A। ठीक है, ओके। ये इतना लिखने के बाद देन गो फॉर दैट अबव पार्ट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, वो फ्लो में मतलब इजीली हो जाता है, बट ये डेरिवेशन ऐसे रहती है, इसकी बुक्स में दिखती है। ठीक है, तो याद रखना, कर लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट,
RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बताओ भाई रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है? इन कंपैरिजन टू समथिंग, बराबर। यहाँ पे किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? हाँ, ओरिजिनल के साथ, ठीक है। तो RLVP इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? लोअर्ड वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर। एंड हम लोगों का फॉर्मूला क्या है फिर डेल्टा पी का? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए शाई बी, अभी ऊपर लिखा था। तो डेल्टा पी बाय पी नॉट ए क्या बनेगा? शाई। इसमें कोई दिक्कत? चलो भाई, अब मेन फॉर्मूला से डिराइव कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शाई बी? हाँ, बाय द वे, तो नंबर ऑफ बी अपॉन Na प्लस एन बी। ओके, हाँ, तो RLVP का फॉर्मूला शाई बी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ओके, तो शाई बी इज NB अपॉन Na प्लस NB, ये याद है सबको। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है एग्जाम में दी हुई रहती है, ठीक है। फॉर वेरी डाइल्यूट solution and एक नॉर्मल सोल्यूशन। नॉर्मल मतलब समझ में आया मतलब क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब यहाँ पे वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे भाई? हाँ, ए के मोल्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा ऐड नहीं किया है, तो Na प्लस एन बी इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू Na, बराबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू NB अपॉन Na। एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को हम लोग W से दिखा सकते हैं, WB, एंड मोलर मास के लिए क्या यूज करेंगे? MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के लिए WA अपॉन जो मल्टीप्लिकेशन में चला गया MA। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यूज पुट कर दी, WB अपॉन MB, एंड ये NA डिवीजन में था तो WA अपॉन MA जो कि डिवीजन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला हो जाता है। बट ये अप्रॉक्स आंसर देगा कि एग्जैक्ट आंसर देगा? अप्रॉक्स आंसर देगा, बराबर। एंड एग्जैक्ट आंसर के लिए एक छोटी सी स्टेप चेंज करनी है, देखो भाई। तो फॉर्मूला इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए विच इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, बराबर। मल्टीप्लाइंग बाय शाई ए, सॉरी डिवाइडिंग बाय शाई ए ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, इंटू शाई ए इंटू शाई ए, ठीक है। डेल्टा पी नॉट ए इंटू शाई ए क्या देता है? चेक करो फॉर्मूला, PA देता है, ठीक है। पी नॉट ए इंटू शाई ए गिव्स अस PA, ठीक है, चाहिए तो चेक कर लेना। एंड विच इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB इंटू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शाई ए? Na बाय Na प्लस NB, Na प्लस NB कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? हाँ, डेल्टा पी बाई PA इज इक्वल टू NB अपॉन Na। ये देखो भाई एकदम थोड़ा सा चेंज आ रहा है। यहाँ पे अपना फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू NB बाई Na, वहाँ पे डेल्टा पी अपॉन PA इज इक्वल टू NB बाई Na, ठीक है। एंड फिर फाइनल एक्सप्रेशन वही सेम आने वाली है, डेल्टा पी बाई PA इज इक्वल टू WB इंटू MA बाय MB इंटू WA।
लिख दो, ये फाइनल फॉर्मूला है। अब ध्यान दो भाई, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता मतलब जनरली प्रैक्टिकल लेवल पे अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा इनडायरेक्टली जा सकता है कि एक्चुअल यूज़ क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालने का, ठीक है। तो देखो भाई, इसका यूज़ मोलार मास ढूंढने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब समझो कि हम लोगों ने लैब में कोई एक नया कंपाउंड बनाया, ठीक है, बट उस कंपाउंड का हम लोगों को मोलार मास पता है क्या? नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे। पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कंपाउंड किस में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेट अस से हमारा कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो तुम लोग कुछ वाटर लोगे, ध्यान दो। लेट अस से कि तुमने 100 ग्राम वाटर लिया, तो WA जो है वो तुम लोगों ने खुद से डिसाइड किया, ठीक है, कितना है, तो 100 ग्राम है। मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ पे सबको पता है कितना होता है। फिर बाद में मास ऑफ सल्यूट तुम लोगों ने बनाया हुआ जो कंपाउंड है वो तुम लोग ऐड करोगे ना भाई, तुम्हारी इच्छा से ऐड करोगे। लेट अस से तुम लोगों ने 1 ग्राम ऐड कर दिया, ठीक है। फिर बाद में तुम लोगों को सिर्फ ये जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर निकालना है, P है, समझ में आ रहा है, जो कि किसी भी मतलब प्रेशर गॉज से निकाल सकता है। प्रेशर मेजरमेंट के लिए अपने पास बहुत सारी टेक्निक्स रहती है, तो ये तुम लोगों ने निकाल लिया। लेट अस से आ गया ये 120 mmHg, ठीक है। एंड फिर तुम लोग गूगल करके ओरिजिनल वाटर का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। लेट अस से ओरिजिनल वेपर प्रेशर वाटर का 140 है, तो 140 है तो ये कितना आया 120, तो डेल्टा भी कितना हो गया, ये समझे क्या, बचा क्या, एम भी बच गया, जो कि तुम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो अननोन कंपाउंड है उसका मोलार मास आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन यूज कहाँ पे होता है? मोलार मास निकालने में, ठीक है, ओके। तो मोलार मास की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो, इसमें कोई भी दिक्कत? लिख दो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, ये 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ 30% weight by volume aqueous solution of glucose is dash mmHg, given that density of solution is 1.2 gram per ml, vapor pressure of pure water is 24 mmHg। चलो, तो ये क्वेश्चन रॉल्स लॉ का कम एंड ये हाउ टू फाइंड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ज़्यादा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से मोल फ्रैक्शन निकालना है। समझ में आ रहा है? इसका कोई इंटर रिलेशन फार्मूला है नहीं है, और यूज़ करने की कोशिश भी मत करना, इसे डेफिनेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। शुरुआत कैसे करनी है मैं बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को तो आएगा नहीं। देखो भाई, तो शुरुआत यहाँ से करनी है। 30% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स 30 ग्राम ग्लूकोज, हाँ, इन 100 ml, गलत, सोल्यूशन 100 ml वाटर नहीं है, 100 ml सोल्यूशन रहता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर सल्यूट नीचे सोल्यूशन रहता है ना भाई हमेशा, समझे? ओके। उसके बाद तुम लोगों को अभी निकालना क्या पड़ेगा? मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विच इज बी एक्चुअली, इसलिए मतलब सोल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने पड़ेंगे। एंड दूसरा निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अरे हाँ, और एक डेटा दिया था, सॉरी, मोलार मास ऑफ ग्लूकोज वाज आल्सो गिवन, ये भूल गया लिखना। तो मोलार मास ऑफ ग्लूकोज वो पता भी होगा बहुत लोगों को, कितना रहता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, ओके। तो ग्लूकोज का मास तो डायरेक्ट मिल गया 30, तो 30 बाई 180 आंसर आ जाएगा।
वाटर का मास कैसे निकाले, मतलब वाटर का गिवन मास अपॉन मोलर मास डेंसिटी से, समझ में आ रहे हैं? 100 ml है तो डेंसिटी निकालना पड़ेगा, उसके बाद का भी कुछ से सोचो। चलो करो, कुछ भी सर्च मत करो ऐसे, मतलब डालो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले बनाते हैं क्या, तो यस आंसर आएगा, उसमें एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ डायरेक्ट पूछोगे तो ऑक्टाहेड्रल भी बनता है। ओके ये आया क्या, कितना आ रहा है? 23.2। अच्छा, मतलब राउंड ऑफ करके कितना लिखोगे? 23। ठीक है, जिन लोगों का अभी तक आंसर आया नहीं, देखो भाई, तो पहले तो तुम लोगों को मास निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूशन, एंड मास ऑफ सोल्यूशन आएगा 100 इंटू 1.2 विच इज 120। सोल्यूशन का मास आया, उसमें तुम लोगों को मास ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। पूरे सोल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है, तो मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 90। ये समझे क्या किया ना, पहले डेफिनेशन से 30 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास निकाला, सोल्यूट माइनस किया, सॉल्वेंट आ गया। फिर बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज 90 बाय कितना आएगा भाई? 18। ठीक है, कितना आ रहा है? 5। एंड यहाँ पे कितना आएगा? 30 बाय 18 विच इज 1/6। अब यहाँ पे वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन वैसे बोला नहीं है, ठीक है, तो अगर नहीं बोला है तो अपने को अपना ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी ए यूज करना पड़ेगा। तो डेल्टा पी कितना है वही ढूंढना है मेरे ख्याल से, हाँ ना, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो डेल्टा पी भी नहीं दिया हुआ है, एंड पी ए ढूंढना है, हाँ मतलब वही डेल्टा पी भी इन शॉर्ट ढूंढना ही पड़ेगा। तो पी नॉट ए विच इज 24, बट ये फिर बाद में लेंदी हो जाएगा, अप्रॉक्स आंसर निकाल देते, छोड़ो। तो डेल्टा पी अपॉन क्या बोलते हैं उसको? पी ए, पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए कितना है? 24। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं ना? ओके, 24 इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 5, ठीक है, तो डेल्टा पी बिकम्स 1/30, मतलब डेल्टा पी अपॉन दिस, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 24/30 विच इज 5 एंड ये 6, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 5/6। कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना भाई? क्या क्या? हाँ 4/5, ओके, हाँ 4/5, तो ये 4/5 आ गया। एंड इसमें अपने को डेल्टा पी में पी नॉट ए पता है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू 4/5, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए विच इज 24 माइनस 4/5 which is 24 minus 0.8 which is 23.2। ठीक है, समझे? लिख दो, जिसको राउंड ऑफ करके 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना थोड़ा सा गलत ही है, बिकॉज वी आर यूजिंग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी ए यूज करना चाहिए, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन बोला नहीं है ना उन्होंने, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बट ठीक है चलो आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन वैसे मतलब इजी ही रहता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेता है। हाँ, मेन कंसंट्रेशन टर्म आना चाहिए, उसके बाद वाला पार्ट इजी ही है। ये भी JEE 23 का ही क्वेश्चन है। मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड in 100 gram of water to lower its vapor pressure by 0.20 mmHg। ठीक है, यहां पे assume dilute solution is formed। ठीक है, लिख के दिया हुआ है, and given that vapor pressure of pure water is 54.2 mmHg and molar mass of glucose is 180 gram per mole। ठीक है, ऑप्शन ए 3.59 grams, ऑप्शन बी 3.69 grams, ऑप्शन सी 4.69 grams,
एंड ऑप्शन डी 2.59 ग्राम्स। ठीक है, चलो करो। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट फाइनल वाला फॉर्मूला यूज करना। मास ऑफ ग्लूकोज चाहिए ना, तो डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला। तो ये बहुत सिंपल है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सिर्फ वैल्यूज अच्छे से पुट करना। डेल्टा बी इज गिवन विच इज 0.2 अपॉन पी नॉट ए विच इज 54.2 विच इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट हम लोगों को ढूंढना है, मोलार मास 18 अपॉन 180 इंटू 100। ये कट, ये हो गया 100 ना, नहीं 10, ठीक है। एंड ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 200 बाई 54.2। एग्जैक्ट सिर्फ डिविजन करना है, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये डिवीजन कर लो, आंसर बी इजीली आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लो। नॉन वोलेटाइल solute is added to 360 grams of H2O at 100 degrees Celsius. If vapor pressure of solution becomes 722 mmHg, then find मोलार मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन दिया नहीं है तो अज्यूम भी नहीं करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है। हाँ, वेपर प्रेशर क्या, हाँ प्योर का वेपर प्रेशर मिसिंग है, दिख रहा है। यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है बट प्योर का दिया है क्या? तो अभी ऐसे टाइम पे प्योर का वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? और कुछ तो एक्स्ट्रा डेटा दिया है बट यहाँ पे हाँ 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होता है? डेफिनेशन लिखो बॉइलिंग पॉइंट की, बता रहा हूँ, नोट लिखो नोट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है जो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, बट तभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, इसलिए। हाँ सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मतलब, हाँ वो तो हो जाएगा बट ओरिजिनल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? देखो ना, मैं बताता हूँ। एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना लोगे? 180 m। 180 is equal to how much? 180 m is equal to how much? 760 mmHg। ठीक है, 760 mmHg लेना है। ये समझे क्या? 100 डिग्री मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। mmHg में 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg, लिख के रखना। 180 m इज इक्वल टू 760 mmHg। करो 30 ग्राम्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो ऐसे लिखना 30 ग्राम्स ऑफ अ, वो ए के पहले 30 ग्राम्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्वेश्चन आधा लिखा था मैंने, ऐड कर देना उसमें। डेल्टा पी बाई पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए
अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा पी इज 38 अपॉन 38, 380 नहीं, 38 अपॉन 722 which is equal to WB is given 30 into molar mass 18 by MB into 360। ठीक है, ये कट 3 वन ज़ा, सॉरी 18 वन ज़ा, 18 टू ज़ा, एंड यहाँ पे 19 टू ज़ा एंड 19 38 ज़ा। ठीक है, 760 मतलब 76 फोर ज़ा होता है ना पे, 76 में से अगर 38 माइनस हो गया तो मतलब 722 आ रहा है, मतलब 18 ज़ा हो जाएगा, 38 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 वन ज़ा 2 19 ज़ा। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ बी इज इक्वल टू क्या क्या बचा है, मोलार मास यहाँ पे गया 19, यहाँ पे गया 19 इंटू 3/2। ठीक है, 57/2 विच इज़ 28.5। ठीक है, समझा? डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है बे, और कुछ नहीं है। ओके, एटलीस्ट यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते तो आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता, 30 आ जाता, डाइल्यूट सोल्यूशन बोल देना चाहिए था। ठीक है, चलता है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बे, ऐसे फ्रैक्शन में मोलार मास रहता है क्या, नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसके बाद हेडिंग लिखेंगे when a volatile solute is added। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं और कुछ नहीं। देखो भाई, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए के पार्टिकल्स एंड बी के पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बी के पार्टिकल्स। ठीक है, लेट अस से बी के 10 पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mmHg का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एंड ए के 10 पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 mmHg का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही मतलब ए का हम लोगों ने पहले का एग्जाम्पल कंटिन्यू रखा है, विच इज P0 A इज 20 mmHg एंड P0 B इज 10 mmHg। इन दोनों को मिक्स करूंगा, दोनों का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिया, इसको ही कंटिन्यू करेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया, A प्लस बी, एंड भाई सेम टू सेम 3 पार्टिकल्स बी के हो गए, चलेगा? 3 पार्टिकल्स बी के हो गए, तो मोल फ्रैक्शन देखो भाई, इनिशियली इन दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना था, 1 था, शाई वॉज 1 एंड शाई बी वॉज 1, बट अभी शाई ए कितना है 0.7 है, एंड शाई बी कितना है 0.3 है, समझ पा रहे हो? ओके, तो अब पहले ए के 20 वेपर्स के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, बट अभी अगर 0.7 है तो कितने जाएंगे, पहले जैसे ही 14, वो बताने की जरूरत नहीं है ना भाई, 10 पार्टिकल्स में 20 mmHg, तो 0.7 में 14, तो वही 6 माइनस कर रहे हैं, 3। ओके, एंड बी के अभी 10 पार्टिकल्स में 10 ऊपर जा रहे थे, बट अभी सिर्फ 3 पार्टिकल है, तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे, ये समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे पी ए कितना हो गया 14 mmHg, पी बी कितना हो गया, ओके, पी बी 3 mmHg, एंड पी टोटल कितना होगा, पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल टू 17 mmHg। ठीक है, ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी ए, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अभी ये वापस पहले जैसा लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। ओके, तो इसका फॉर्मूला आता है P0 A
शाई ए, पी बी का फॉर्मूला पी नॉट बी शाई बी, ओके। एंड इन दोनों की एडिशन का फॉर्मूला, ओके, पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट बी शाई बी। ना सी कभी कभार वो तुम लोगों को सिर्फ शाई ए निकालने बोलते हैं, सब डेटा दे देते हैं, शाई ए निकालने बोलते हैं। अब अगर मुझे शाई ए निकालना है तो शाई ए के लिए शाई बी पहले पता रहना चाहिए, बट दोनों ही एब्सेंट है, तो शाई बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस शाई ए, ठीक है। तो इफ दिस फॉर्मूला इज रीअरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ शाई ए, इट विल बिकम, देखो भाई, पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस शाई ए, समझे, सब टर्म्स शाई ए के टर्म्स में लेके गया। एंड फिर बाद में कैसे हो रहा है, पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी शाई ए, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, शाई ए को कॉमन निकाल सकते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला बिकम्स, देखो भाई, पी नॉट बी को पहले लिख रहा हूं, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू शाई, समझे। इस फॉर्मूला को तुम लोग बी ए ऐसे याद रख सकते हो, देखो भाई ना, ऑल्टरनेट बी ए ऐसे है। एंड अगर तुम लोगों को यही फॉर्मूला शाई बी के टर्म्स में रीअरेंज करना है, ए बी, ठीक है, तो इतना याद रखना, सिर्फ पहले 3 टर्म्स पी के है, बाद में शाई है, एंड फिर बाद में प्लस माइनस बीच में है, वैसा, ठीक है। बाकी सब एग्जैक्टली सेम रहता है। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए शाई बी, ए बी, ठीक है। पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था, सिर्फ ये शाई या फिर शाई बी के टर्म, उसमें हम लोगों ने अभी नया फॉर्मूला बनाया हुआ है, दैट्स इट। करो ये फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, पहले एक सिंपल क्वेश्चन, टू मोल ऑफ ए and 3 mole of B having vapor pressure in pure state, 300 mmHg and 200 mmHg are mixed. Find the vapor pressure of mixture, ठीक है। अगर ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाँ क्या, एवरेज वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। केमिस्ट्री में मिक्सचर ये वर्ड आ जाए मतलब वो एवरेज हो रहा है, ठीक है। 2 क्वांटिटीज़ मिक्स कर दी एंड उनकी कोई नई प्रॉपर्टी मतलब मिक्सचर की पूछ रहा है, तो वो एवरेज क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर का एवरेज निकालोगे तो भी चलेगा। ये सेम क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोगों ने किया हुआ है, बेंजीन टोल्यूइन का कोई क्वेश्चन मैंने करा के दिया हुआ है मोलार मास में, एक बार चाहिए तो घर पे आके चेक करना। अब फॉर्मूला वाइज पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए विच इज कितना दिया है 300 इंटू मोल फ्रैक्शन विच इज 2/5 प्लस पी नॉट बी 200 इंटू मोल फ्रैक्शन विच इज 3 अपॉन टोटल मोल्स 3/5। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलेगा ना। 5 1 जा 5 60 था ना, हाँ, एंड 5 1 जा 5 40 था, तो ये हो गया 120 प्लस 120 विच इज 240 mmHg। इसी चीज को अगर तुम लोगों को एवरेज के फॉर्म में सॉल्व करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, P एवरेज वेपर प्रेशर एवरेज इज इक्वल टू P1N1 प्लस P2N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर तुम प्रेशर का एवरेज निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स नीचे आने चाहिए, वैसा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे सेम टू सेम आंसर मिलेगा, चाहिए तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैं बीच में सॉल्व करने के लिए टाइम देता हूँ, सोल्यूशन लिखने के लिए बाद में तुम लोगों को टाइम क्यों ही दूं मैं। ओके, अब क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ mixture of A and B having vapor pressure in pure state
300 mmHg and 550 mmHg is 350 mmHg respectively is 350 mmHg. Find mole fraction of A in the solution. चलो भाई करो. इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बी ए वाला. अब यहाँ पे तो फॉर्मूला इज T टोटल इज इक्वल टू P नॉट बी प्लस P नॉट ए माइनस P नॉट बी शाई ए. ठीक है. एग्जाम में अगर तुम लोगों को डाउट आए कुछ तो पहले डेटा लिख दो देना. मतलब यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज रहते हैं ना भाई. यहाँ पे मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर दिया है वो कितना दिया है 350 विच इज इक्वल टू P नॉट बी विच इज 550 प्लस 300 माइनस 550 शाई ए जो हम लोगों को निकालना है. ठीक है. फिर बाद में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 350 माइनस 550 कितना होता है भाई 200 which is equal to minus 200 which is equal to minus 250 shy a. ये कट 55 जा 54 जा shy a is equal to 4/5 या फिर 0.8. ठीक है. अब यही चीज अगर विदाउट फॉर्मूला एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो क्या कर सकते हो नंबर लाइन मेथड. क्या कर सकता है नंबर लाइन मेथड. यानी क्या भाई एवरेज हमेशा दो नंबर के बीच में रहता है a एंड b. एवरेज ये यहाँ पे किधर तो पड़ा हुआ रहता है. ठीक है. A is 300 mmHg, B is 550 mmHg, एवरेज इज 350 mmHg. अगर तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ A पूछा है, अभी यहाँ पे परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन पूछा है बाय द वे, तो अगर परसेंटेज पूछा होगा तो B माइनस एवरेज अपॉन A माइनस बी इंटू 100 परसेंटेज के लिए निकाला जाता है. अब फ्रैक्शन है तो 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. B माइनस एवरेज मतलब 550 माइनस 350 200 अपॉन A माइनस बी 300 माइनस 550 250 200 अपॉन 250 4/5. आंसर आ गया. समझे. एवरेज मतलब ट्रिक कहाँ पे यूज करने आनी चाहिए, मतलब कर सकते हैं वो भी, मतलब ढूंढने आना चाहिए. ठीक है. ओके आगे बढ़े. कोई दिक्कत यहाँ तक. एक कोई PYQ देख लेते हैं रिसेंट ईयर का. ये भी PYQs ही थे बट बहुत पुराने वाले थे. कुछ ऐसे भलता ही क्वेश्चन दिया है. देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है 23 में आया हुआ है. लिखना स्टार्ट करो. टोटल प्रेशर ऑफ gases X, total pressure of gases X 0.6 grams and Y 0.45 grams is 740 mmHg. Is 740 mmHg. The partial pressure of, अबे ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है. ठीक है बट चलो अभी आ गया तो अभी कर लेते हैं. ये पढ़ाया हुआ है. ठीक है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X is dash mmHg. गिवन दैट, ये बाद में हम लोग यूज करने ही वाले थे, मतलब इसमें आता ही है वो पार्ट, बट स्टिल गिवन दैट मोलार मास ऑफ X is 20 and molar mass of Y is 45 ग्राम पर मोल. ओके बताओ भाई. इस कंटेनर में दो गैसेस हैं, X गैस एंड Y गैस. ठीक है. कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना है बोला है 740 mmHg. ये पूरा 740 X की वजह से है क्या? नहीं. ये पूरा प्रेशर Y की वजह से है क्या? नहीं. इट इज ड्यू टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ x एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ y। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, लेट अस से कि x के पार्शियल प्रेशर मतलब x का जो फ्रैक्शन है वो है, x का फ्रैक्शन है 3/4, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ x, x ऑफ x, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ y है 1/4। समझ में आ रहा है? तो टोटल प्रेशर में से कितना फ्रैक्शन x कंट्रीब्यूट करेगा? 3/4 ही कंट्रीब्यूट करेगा। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना है 740, उसमें से 3/4 फ्रैक्शन x कंट्रीब्यूट करेगा एंड y कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे px का फॉर्मूला बन जाता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x, एंड py का फॉर्मूला बन जाता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ y। टोटल प्रेशर में उतना फ्रैक्शन वो कंट्रीब्यूट करते जितना उनका प्रेजेंट है, ठीक है। करो ये लिख दो, सॉल्व करो। चलो एक्चुअल में मतलब 3/4 ही है ना मेरे ख्याल से। हाँ ओके 3/4। हेडिंग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ध्यान दो भाई, चलो अच्छा ही हुआ ये क्वेश्चन आ गया अपने आप, ठीक है, क्योंकि अभी करना ही था ये। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ध्यान दो। तो देखो भाई, मेरे पास एक मिक्सचर है A एंड B का, ठीक है। A के मोल फ्रैक्शन है शाय A, B के मोल फ्रैक्शन है शाय B। ऊपर जो वेपर्स बनेंगे उसमें A और B का मोल फ्रैक्शन शाय A शाय B रहेगा, ट्रू और फॉल्स? ओके, तो द आंसर इज फॉल्स, ठीक है। ध्यान दो भाई, वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन डिपेंड करेंगे कि किसका क्या बोलते हैं उसको, वेपर प्रेशर ज्यादा है। ध्यान दो भाई, या फिर कौन सा ये क्या बोलते हैं कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है। लेट अस से कि बी के मोल फ्रैक्शन कम है बट वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, समझा? तो उसका ऊपर वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो शायद से ए से ज्यादा आ सकता है, रहेगा ही, ऐसे कंपलसरी नहीं, आ सकता है। तो यहाँ पे ऊपर जो वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन रहेंगे उनको शाय भी बोल सकते हैं क्या? तो कुछ तो नया सिंबल यूज करेंगे, YA चलेगा। ओके, अब मुझे बताओ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये ध्यान दो भाई, सोल्यूशन का खुद का कुछ अंदर वेपर प्रेशर रहता है। सोल्यूशन जो वेपर बनाते हैं उनका ऊपर वेपर प्रेशर आता है, ठीक है। बट सोल्यूशन से अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मतलब अभी जो पढ़ाया है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला मतलब लॉ कौन सा यूज करते हैं? रॉल्स लॉ, बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर्मूला फॉर PA इज इक्वल टू P नॉट A शाय A, ओके, एंड PB इज इक्वल टू, ओके। बट ओवर हियर दिस इज प्रेजेंट इन वेपर स्टेट, or else also called as gaseous state. To find partial pressure in gaseous state, which law is used? Dalton's law of partial pressure. समझ में आ रहा है? तो ऊपर तुम लोग यूज करोगे DLPP, Dalton's law of partial pressure, समझे? And how to find partial pressure of A? Using Dalton's law of partial pressure. PT into psi, ऊपर वाला Dalton's law of partial pressure, ये समझे? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से अगर मुझे PA निकालना है तो PT इंटू शाय नहीं आएगा, क्या आएगा? YA, क्योंकि गैसियस स्टेट में उनका मोल फ्रैक्शन x से नहीं है, YA है। एंड PB कितना आएगा? समझ में आ रहा है? बट अपने को गैसियस स्टेट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। ए सो जा, वो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना बेटा, सो जा, उनको पढ़ने दे। ओके, तो ये समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें तुम लोगों को YA निकालना है। YA निकालना होगा तो ध्यान दो बे, तुम लोग रॉल्स लॉ यूज करके PA निकालो या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करके PA निकालो, दोनों पार्शियल प्रेशर सेम रहने वाले हैं, क्योंकि एक ही चीज का प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं ना बे। तो
फ्रॉम दिस टू वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू, सॉरी पी टी वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए शाई ए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, कौन बोला, कुछ समझ में नहीं आया, कौन बोला कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कोई तो ऐसे बोला मैंने सुना, पक्का, ओके। अब पी नॉट ए शाई ए अपॉन पी टी, ठीक है, तू ही बोला, क्या बोला, ओके। तो ऐसे हिंदी में, मतलब बेल को हिंदी में किसने बोला ऐसे, कोई तो बोला ना, हाँ कौन बोला वो, कि कुछ समझ नहीं आया ऐसे बोला, मैंने सुना, किसने तो बोला, हाँ बेल को हिंदी में जो वर्ड यूज करते हैं वो बोल के फिर बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसा। अरे चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते बैठते हो, मैं भी बोल देता ना फिर, ओके। चलो भाई, ये तो y इज इक्वल टू पी नॉट ए शाई ए अपॉन पी टोटल, ठीक है, एंड फिर बाद में पी टोटल इज इक्वल टू, पी टोटल का फॉर्मूला क्या रहता है, हाँ, तो पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट बी शाई बी, ठीक है, एंड पी टोटल वाई बी, मतलब पी बी डीएलपीपी से एंड पी बी रॉल्स लॉ से, दोनों से सेम आएगा, तो पी टोटल वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी शाई बी, ठीक है। तो वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी शाई बी अपॉन पी टोटल, ठीक है, लिख दो, एंड फिर बाद में वही, मतलब पी टोटल का फॉर्मूला रॉल्स लॉ के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो सिर्फ अगर तुम लोगों को लिक्विड का डेटा भी दिया हो, ये ध्यान दो बे, यहाँ पे ये पूरा जो डेटा है वो लिक्विड का है, बट सिर्फ लिक्विड के डेटा से हम लोग वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये पूरा जो डेटा था वो लिक्विड का था ना भाई, शाई बी के टर्म्स में, वैसा, ठीक है, लिख दो।